पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो रिवीजन की क्लास नंबर 22 हम लोग करेंगे। टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, भारत में तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। भारत के खनिज भाग 1 है। और पॉलिटी राजव्यवस्था में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पार्ट नंबर 4, और इन्वायरमेंट में ये जीवोम या फिर बायोम वाला जो टॉपिक रह गया था इसको हम लोग कवर करेंगे। आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा कमेंट सेक्शन में, इससे ये अनवरत हम लोग क्लास चलाते रहें और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लें। अटेंडेंस यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। सभी लोग एक इमोजी या फिर अपनी अटेंडेंस किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में लगा सकते हैं। चोल वंश के बाद चोल कला संस्कृति वगैरह और उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमको स्टडी करना था, उसको हम लोग अभी बीच में डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक रह गया है, लेकिन ये अब हमको मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेडिवल पीरियड में पूछे जाते हैं। तो महमूद गजनवी या महमूद गजनी और उसके बाद मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में टर्क इन्वेजन भारत में हुआ था। तो महमूद गजनी के आक्रमण से ठीक पहले भारत की स्थिति क्या थी? आक्रमण से ठीक पहले उत्तर भारत कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का अभाव था, और जो राज्य थे आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, मतलब एक दूसरे के टेरिटोरियल एक्सपेंशन पर नज़र रखते थे, उनको चेक करते थे। और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर जैसे पास्ट में कभी मौर्य वंश रहा था या अशोक के समय में, या फिर बाद में गुप्त वंश रहा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, वैसा नहीं था। उत्तर भारत में कई से छोटे छोटे राज्य कर रहे थे, और ऐसे ही साउथ इंडिया में भी छोटे छोटे राजवंश राज कर रहे थे। कोई बड़ा राजवंश भारत में था नहीं, और पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव था भारत में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के यूपीपीसीएस में। तो भारत की सीमा पर हिंदू शाही साम्राज्य का शासन था जो पंजाब से काबुल तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी वाहिन थी। जयपाल और उनके पुत्र आनंद पाल प्रमुख शासक थे। कश्मीर एक उस समय स्वतंत्र राज्य था, वहाँ पर लोहार वंश का शासन था, और रानी दिद्दा वहाँ पर रूल कर रही थी। और हिंदू शाहियों के साथ लोहार वंश के वैवाहिक संबंध भी थे, मतलब पारिवारिक संबंध थे। कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का शासन था। बंगाल में पाल वंश का शासन था। गुजरात में सोलंकी चालुक्य राजवंश का
और मालवा में परमार वंश का शासन था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था, जिसके संस्थापक नन्नुक थे। और दक्षिण भारत में चोल चालुक्य वंश चल रहे थे। कुलोत्तुंग के बाद चोल चालुक्य वंश जो है वो रूल कर रहा था तमिलनाडु रीजन में। महमूद गजनवी के आक्रमण कैसे कैसे हुए थे? भारत में 27 सालों में अलग अलग समय पर आक्रमण इसने किया था, कोई एक बार आक्रमण नहीं हुआ था। 27 सालों में 17 बार करीब आक्रमण लीड किए थे महमूद गजनवी ने। भारत पर महमूद का आक्रमण विशुद्ध रूप से धार्मिक और आर्थिक था, राजनीतिक नहीं था। मतलब यहाँ पर एक तो धर्म परिवर्तन यहाँ के लोगों को करना चाहता था गजनी, और यहाँ पर कई सारा जो सोना था वो लूटना चाहता था, यहाँ का धन दौलत ये ले जाना चाहता था। तो धार्मिक और आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण यहाँ पे नहीं थे। यानी कि यहाँ से किसी की दुश्मनी नहीं थी गजनवी के आक्रांता की, लेकिन यहाँ पर वो चाहता था कि धार्मिक रूप से लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट हों और आर्थिक रूप से लाभ हो। गजनवी यहाँ से कई सारा खजाना लूट करके मंदिरों से ले गया था। हिंदू शाही राजवंश के खिलाफ शुरुआती आक्रमण किए थे। 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल की हार हुई थी, तो जयपाल को सबसे पहले डिफीट किया था गजनी की सेना ने। इसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ये हार उसके लिए बहुत अपमानजनक थी। उसके उत्तराधिकारी आनंदपाल ने महमूद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 1008 में पेशावर के पास हिंदू शाही की राजधानी वाहिंद की लड़ाई में वो हार गया था। बैटल ऑफ वाहिंद जो है आनंदपाल हार गए थे। इसके बाद 1011 में इसने पंजाब की पहाड़ियों में नगरकोट और दिल्ली के पास थानेश्वर पर हमला किया था। 1018 में महमूद ने मथुरा के पवित्र शहर को लूटा था और कन्नौज पर हमला किया था। और कन्नौज के शासक राजपाल ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पाल वंश के राजपाल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर राज्यपाल इसको लिखा जाता है। तो कन्नौज के शासक राज्यपाल ने कन्नौज को छोड़ करके भागने का काम किया था, और यहाँ पर भी लूटपाट की थी गजनवी और उसकी सेना ने। महमूद कलिंजर के रास्ते बहुत सारा धन लेकर के लौटा था। कलिंजर कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में। कलिंजर के रास्ते बहुत सारा धन लेकर के लौटा था। 1025 में काठियावाड़ के तट पर प्रसिद्ध पवित्र शहर सोमनाथ पर हमला किया था। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर था, यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति थी, इस सभी को लूट के ले गया था महमूद गजनवी। फिर ये मुल्तान से आगे बढ़ करके अनिलवाड़ की तरफ जाता है। अनिलवाड़ के भीमदेव को इसने हराया था और सोमनाथ मंदिर पर पहुंचा था। हिंदुओं ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मंदिर को नुकसान पहुंचाने में ये सफल रहे थे गजनी आक्रांता। 3 दिनों की लड़ाई के बाद महमूद गजनवी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटने में असफल रही थी और पवित्र मूर्ति लिंग आदि को नष्ट कर दिया था इसने। गजनी ने मंदिर के सभी खजाने लूट लिए थे। आखिरी बार 1027 में जाटों को दंडित करने के लिए भारत आया था, लेकिन सोमनाथ से उसकी वापसी यात्रा में जिन जाटों ने इसको रोकने की कोशिश की थी, उसको दंडित करने के लिए भारत आया था 1027 में। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर पंजाब से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सी तक और उत्तर में समरकंद से लेकर के दक्षिण में गुजरात तक एक विस्तृत साम्राज्य जो है गजनी साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ था महमूद गजनी के नेतृत्व में। पंजाब और मुल्तान पर उसकी विजय ने भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया था। टर्कों और अफगानों के लिए भारत विजय का रास्ता साफ हो गया था, और ये मार्ग प्रशस्त कर दिया था कि आगे कोई भी अगर अफगानी इन्वेशन यहाँ पर लीड करना चाहता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। कला साहित्य को संरक्षण दिया था। फिरदौसी महमूद के दरबार का एक पुरस्कार विजेता कवि था, उसने शाहनामा की रचना की थी। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। तुर्की, संस्कृत, गणित, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास के विद्वान अलबरूनी महमूद के दरबार में रहते थे, और उन्होंने भारत पर एक प्रसिद्ध किताबुल हिंद लिखी थी। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। फिर घोरी आक्रमण के बारे में बात करें। घोरी आक्रमण के समय भारत कैसा था? ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। छोटे छोटे राजवंश थे, पॉलिटिकल यूनिटी अभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। महमूद गजनी के लास्ट इन्वेशन के 150 वर्ष करीब बीत चुके थे, लेकिन कुछ भी सबक भारतीय राजनीति ने नहीं सीखा था और नई चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक दूरदर्शिता विकसित नहीं कर पाए थे। जैसा कि हमने बताया कि जैसे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो आगे भी आक्रमण लगभग होने तय हो गए थे। तो घोरी का आक्रमण यहाँ पर होता है। शासक राजवंशों क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत की स्थिति में एक भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। राजनीतिक रूप से उत्तर और दक्षिण दोनों में कई राज्य विभाजित थे। उत्तर भारत में राजपूत राजकुमार शासन कर रहे थे, राजपूत रूलर्स काफ़ी सारे रूल कर रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर पर शासन कर रहे थे। जयचंद जो है कन्नौज के क्षेत्र के शासक थे। सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय गुजरात पर शासन कर रहे थे। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन बंगाल में शासन कर रहे थे। लगातार आपस में आंतरिक युद्ध इनका होता रहा था और राजपूत राज्यों को कमजोर करने का काम किया गया था। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर स्थित थे राजपूत, वो लगातार आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। हम मोहम्मद घोरी का आक्रमण देख लेते हैं। मोहम्मद घोरी ने भारत में मुस्लिम राज की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से मुल्तान और उच्च के किले पर पहला आक्रमण किया था और 1175 में आसानी से मुल्तान और उच्च रीजन को जीत लिया था। 1178 में इसने गुजरात के अनिलवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ के सोलंकी चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हार गया था। मूलराज सेकंड
से ये हार गया था, जो चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था। और तराइन या थानेश्वर का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। मोहम्मद का टकराव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था, क्योंकि भटिंडा पर तबरहिंद के किलों को जीत लिया था महमूद गौरी की सेना ने, या मोहम्मद गौरी की सेना ने। तो पृथ्वीराज चौहान से सीधा टकराव इनका हुआ और मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तराइन, और इस युद्ध में राजपूतों की जीत हुई। तराइन का दूसरा युद्ध अगले वर्ष हुआ 1192 में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद का विरोध करने के लिए हिंदू संघ का गठन किया था, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी की सेना अच्छे से तैयार होकर के आई थी। पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से हराया और युद्ध में मार डाला था। तराइन का दूसरा युद्ध में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मुसलमानों के लिए भारत के पर आगे की विजय का रास्ता खुल गया था। अजमेर और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी की सेना ने कब्जा कर लिया था। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रांतों का गवर्नर या वायसरॉय नियुक्त किया था। उसने अपने स्वामी की भारतीय विजय को मजबूत किया था और मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ को शामिल किया था गौरी के रीजन में। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद के खिलाफ एक अभियान लीड किया था। इटावा और कन्नौज के बीच यमुना नदी पर चंदावर के पास युद्ध हुआ था और राजा जयचंद पराजित हुए थे, मारे गए थे। सफल अभियानों के बाद मोहम्मद ने भारत में विजय को एक मजबूत करने की जिम्मेदारी अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। गौरी का एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के खिलाफ एक साहसी सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। 1202-1205 में उसने उदंतपुरी पर हमला किया था और बौद्ध मठों को लूटा था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को हराया था। मोहम्मद घोरी के इन्वेजन से हम लोग कहते हैं कि टर्किश साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई थी। गजनवी वाले को नहीं मानते हैं, घोरी वाले को मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब घोरी अपनी सत्ता यहाँ पर छोड़ गया था और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा, इन सबको छोड़ गया था। इनमें सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी साबित हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश से हो जाती। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सबको हमको स्टडी करना है। इन सभी वंशों से जरूरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहे हैं। पहले 3 राजवंश जो हैं ये तुर्क जाति के थे, गुलाम, खिलजी और तुगलक, ये सब तुर्क जाति के राजवंश थे। और सैयद वंश के बारे में बात करें तो ये अरब थे और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद से अपना जो है लिनिएज का रिलेशन बताया था। खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था सैयद डायनेस्टी के लोगों ने। लोधी वंश के बारे में बात करें तो लोधी अफगान शासक थे। सबसे ज़्यादा सुल्तान पहले वंश के थे, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रूलर्स के बारे में बात करें तो गुलाम वंश से, और सबसे कम सुल्तान जो है लोधी वंश से थे। तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स ने सबसे कम समय तक शासन किया। तुगलक डायनेस्टी के समय सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया बड़ा हो गया था सल्तनत का, और सैयद शासकों ने सबसे कम भूभाग पर शासन किया था। गुलाम वंश की क्रोनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। गुलाम डायनेस्टी जो है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रूलर्स थे और इसमें हमको क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, पहले रूलर कौन बना, बाद में कौन बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है संस्थापक, फिर आराम शाह यहाँ पे शासक बने थे बहुत थोड़े समय के लिए, फिर इल्तुतमिश शासक बना था, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया। रजिया के बाद मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये नाम के शासक थे, क्योंकि इनके बाद किसने शासन किया था? बेसिकली चालीहा ने शासन किया था। चालीहा या चालीसा, ये 40 गुलामों का जो समूह सृजित किया था इल्तुतमिश ने, उन्होंने जो है 40 टर्किश नोबल्स के अध्यक्षता में ये शासन किया जाता था। ये खाली नाम के शासक थे। मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन, ये चालीहा का अंत करके शासक बनता है और एक कह सकते हैं मजबूत रूलर बनता है गुलाम डायनेस्टी का। उसके बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकुबाद, और फिर 11वां रूलर भी है जिसके बारे में कम दिया रहता है, वो है कैमुअर्स। या कैमर्स जो है ये लास्ट रूलर थे। इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, पहले कौन बनते हैं बाद में। ये 4 शासक उठा करके क्रोनोलॉजी में पूछने का काफ़ी अच्छा सिलसिला शुरू किया यूपीपीसीएस ने। तो 1 नंबर आपको डायरेक्टली उसमें मिल सकता है, एक सवाल सही हो सकता है अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो ऐबक घोरी का गुलाम था। अरबी भाषा में गुलाम का मतलब मामलूक होता है, तो इसकी डायनेस्टी को मामलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और आंतरिक एकीकरण का इसने प्रयास किया था और विद्रोहों का दमन किया था। इसका शासनकाल केवल 4 वर्षों तक चला था। इस्लाम की विजय की याद में इसने जो है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू कराया था, जो बाद में दूसरे शासकों ने कंप्लीट कराया। इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था इसको, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी एडिशन किया था कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार एक बार क्षतिग्रस्त भी हुआ था लाइटनिंग से। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं ये किस सिलसिला के संत हैं, किस सिलसिला के ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये आप कमेंट करके बताइए।
इल्तुतमिश यानी अल्तमश के बारे में बात करें तो इसका मूल नाम शमशुद्दीन इलियास या अल्तमश था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसकी मंगोल नीति जो एक लिबरल पॉलिसी थी और एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। भारत में चंगेज़ खान के आक्रमण से इसने बचाया था अपने साम्राज्य को। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा कराया था। और सामंतवादी व्यवस्था जो फ्यूडलशिप इसने शुरू की थी, इक्तादारी व्यवस्था, इसके बारे में पूरा वीडियो ही हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद जो 40 मुस्लिम रईसों द्वारा 40 मुस्लिम अमीरों द्वारा प्रशासन संचालन की व्यवस्था शुरू की थी, जिसको चालीसा या 40 गुलामों का समूह या चालीहा या चालीसा कुछ भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। चालीहा ने 30 साल करीब शासन किया था गुलाम वंश में, नाम के शासक नियुक्त करके। नाम के शासक कौन कौन थे जिन लोगों ने चालीहा के अधीन शासन किया था? ये 3 शासक हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत में सिक्कों की प्रणाली शुरू की थी। टका चांदी का सिक्का था और जो है जीतल ये तांबे का सिक्का था और बिरंज जो है ये कांस्य सिक्का चलाया गया था, ब्रॉन्ज कॉइन। और इसने एक प्रथा शुरू की थी कि मिंट का नाम, नेम ऑफ मिंट ऑन कॉइन, नेम ऑफ मिंट ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा भी इल्तुतमिश के समय से शुरू हुई थी। अब मिनरल्स इन इंडिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले मिनरल्स के बारे में समझना होगा। इनका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है। पहले को मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में भी 2 यहाँ पे वैरायटीज़ होती हैं, एक फेरस जिसमें आयरन मैग्नीज वगैरह आता है और दूसरा होता है नॉन फेरस जिसमें कॉपर बॉक्साइट ये सब आता है, कॉपर बॉक्साइट मीका ये सब। और नॉन मेटालिक में फ्यूल मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, माफ़ कीजिएगा, जैसे मीका जो है, माइका जो है, ये आता है नॉन मेटेलिक मिनरल में। हमने शायद मेटेलिक बोल दिया है तो उसको इग्नोर करिएगा। माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट ये सब आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स में अंतर ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा मेटेलिक है, कौन सा नॉन मेटेलिक है और कौन सा फेरस है, कौन सा नॉन फेरस है। तो सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। लोहा बहुत महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से ही भारत में इसका प्रयोग होता रहा है। मगध साम्राज्य का उदय ही लोहा क्षेत्रों में उनके कंट्रोल और अलॉय बनाने के उनकी कौशल के कारण हुआ था। अलॉय से जो विभिन्न हथियार बनाए गए थे। लौह अयस्क के बारे में बात करें तो सार्वभौमिक उपयोग की धातु होती है तथा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ होती है। लोहे को अयस्क के रूप में निकाला जाता है तथा विभिन्न प्रकार के अयस्कों में लोहे को अलग अलग अनुपात में मतलब ये जो अलॉय होते हैं इसमें लोहा अलग अलग अनुपात में होता है। जैसे सबसे अच्छा माना जाता है हेमेटाइट, 70% धातु सामग्री इसमें होती है। आयरन कंटेंट जो है हेमेटाइट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हेमेटाइट में ये प्रायद्वीपीय भारत के धारवाड़ और कुडापा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और इसका अधिकांश भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। पश्चिमी भाग में मुख्य सांद्रता इसको देखने को मिलती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक रीजन में। मैग्नेटाइट के बारे में बात करें तो इसमें आयरन कंटेंट 60 से 70% करीब होता है। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा ओर होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो होता है ये मैग्नेटाइट मतलब हेमेटाइट के बाद सबसे अच्छा और होता है मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें 60 से 70% आयरन कंटेंट होता है। धारवाड़, कुडापा प्रणालियों में पाया जाता है। अभी रॉक सिस्टम हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में मैप सहित, तो आपको समझ में आएगा कौन से क्रम की चट्टानें कहाँ पे भारत में देखने को मिलती है। अधिकांश भंडार इनके मैग्नेटाइट के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट भंडार कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में। लिमोनाइट के बारे में बात करें तो 40 से 60% आयरन कंटेंट इसमें होता है। रानीगंज के कोयला रीजन में जहाँ कोल पाया जाता है, उत्तराखंड के गढ़वाल में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पाए जाते हैं। और इसके बाद सिडराइट के बारे में बात करें तो इसमें 40% से कम आयरन होता है। इसमें चूँकि इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है तो आर्थिक रूप से खनन के लिए व्यवहार नहीं होता है। हम लोग साइड्राइट से लोहा नहीं बनाते हैं भारत में लिमोनाइट से और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से लोहा बनाया जाता है। ज़्यादातर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का निष्कर्षण होता है भारत में। हमारे एग्जाम में क्या पूछते हैं? हमारे एग्जाम में 4 क्षेत्र दे देंगे और 4 खनिज दे देते हैं, उससे आपको मैचिंग में मिलाने को आता है। तो वही हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में शिमोगा के धारवाड़ और कुडापा डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा के जिले के धारवाड़ और कुडापा में देखने को मिलेगा मैग्नेटाइट भंडार। तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में पलामू जिले में, डाल्टनगंज और सिंहभूम जिले में। ओडिशा में आपको संभलपुर और गंजम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे मैग्नेटाइट के क्षेत्र। हेमेटाइट आपको कहाँ देखने को मिलता है? नोआमुंडी और गोवा रीजन में। ये गोवा नहीं, ध्यान रखिएगा गोवा है। नोआमुंडी और गोवा में आपको हेमेटाइट देखने को मिलेगा। ओडिशा में मयूरभंज, क्योंझार और सुंदरगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, बस्तर और बिलासपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर, सरगुजा रीजन में देखने को मिलेगा।
और कर्नाटक में बेल्लारी हॉस्पिट क्षेत्र में, धारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा हेमेटाइट। और महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा रीजन में देखने को मिलेगा। राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा हेमेटाइट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि खनिज से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं हमारे एग्जाम में। अभी तो आयरन में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर मैंगनीज की बात करने लगेंगे, और फिर कई सारे धातु हैं, फिर कई सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे कोल वगैरह, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है उसको भी देखना पड़ेगा। मैंगनीज लोहा और इस्पात बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज होता है। ये मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए बुनियादी कच्चे माल के रूप में काम करता है, एलॉय वगैरह बनाने के लिए। तो भारत में मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? ओडिशा में क्योंझार और मयूरभंज। ऐसा हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर आयरन मिलेगा वहाँ पर आपको और भी जो है मिनरल मिल सकते हैं। जहाँ पर आयरन मिलेगा वहाँ पर कोयला मिल सकता है, जहाँ पर मैंगनीज मिलेगा वहाँ पर बॉक्साइट मिल सकता है। तो ये ओवरलैपिंग का भी ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ा कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ओडिशा में मयूरभंज, क्योंझार और सुंदरगढ़, ये हेमेटाइट के लिए है, ठीक है। और मैंगनीज के लिए ओडिशा में कौन सा जिला है? मयूरभंज और क्योंझार। तो ये कॉमन हो गए। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट कोल के लिए भी है और मैंगनीज के लिए भी है। और महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा रीजन, ये मैंगनीज उत्पादन के लिए, और आप देखेंगे ये हेमेटाइट के लिए भी है भंडारा रीजन। तो ये कॉमन वाले जरूर ध्यान रखना है कि भंडारा रीजन में आपको मैंगनीज भी मिलेगा और हेमेटाइट भी मिलेगा। गुजरात में पंचमहल रीजन, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, ये हमारे अभी आरओ एग्जाम में आया था श्रीकाकुलम वाला, आपने देखा होगा, जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें पूछा गया था। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम में मैंगनीज देखने को मिलता है। झारखंड में सिंहभूम रीजन में, राजस्थान में उदयपुर में, गोवा में बांसवाड़ा में आपको मैंगनीज उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलता है। मेटालिक मिनरल्स में एक और महत्वपूर्ण तांबे के बारे में बात करेंगे। तांबा अयस्क प्राचीन और साथ ही युवा चट्टान संरचनाओं में पाया जाता है, यानी कि न्यू फोल्ड रॉक्स में और ओल्ड रॉक्स में दोनों मिलता है। तांबा के लिए खनन एक महंगी प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है तांबे को एक्सट्रैक्ट करने में, उसको वेरीफाई करने में। अधिकांश अयस्कों में धातु का एक छोटा प्रतिशत ही निकलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ओर को प्योरीफाई करेंगे तो बहुत कम कंटेंट मिलता है। जैसे अयस्क के मामले में, यानी कि ओर में कॉपर कंटेंट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय औसत 2.5% है, जबकि भारत में औसत 1% से भी कम है। यानी कि अगर 100 kg हम लोग और को प्रोसेस करेंगे तो करीब 1 kg कॉपर निकलेगा। तो देश में तांबा अयस्क का उत्पादन हमेशा से आवश्यकताओं से कम होता रहा है और भारत को अन्य देशों से तांबा आयात करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब तांबा के कई सारे क्षेत्र हैं भारत में, लेकिन इतना नहीं होता जितनी हमारी ज़रूरत है, तो हम तांबे को इम्पोर्ट भी करते हैं। तो तांबा अयस्क के मुख्य निक्षेप यानी डिपॉजिट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान के खेतड़ी रीजन में, खेतड़ी सिंगोना रीजन में। ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो राजस्थान में खेतड़ी, ये कॉपर के लिए प्रमुख है। झुंझुनू, खोदरीबा, अलवर, ये राजस्थान के कॉपर पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में मलज खंड में देखने को मिलता है। मलाज खंड या मलज खंड में बालाघाट में भी देखने को मिलता है। बालाघाट में कॉपर भी देखने को मिलता है, मैंगनीज भी, दोनों ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मलज खंड और बालाघाट, और मध्य प्रदेश की कॉपर सिटी बोलते हैं मलज खंड को, तो ये ध्यान रखिएगा, मलज खंड जरूरी है। उसके बाद झारखंड में सिंहभूम रीजन में, हजारीबाग में, संथाल परगना में और पलामू में आपको देखने को मिलेंगे कॉपर डिपॉजिट्स। आंध्र प्रदेश में गुंटूर में, कुरनूल में, नेल्लोर में और अनंतपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई थी, जो देश में तांबे का अग्रणी उत्पादक कंपनी है। 4 प्रमुख इकाइयाँ जो है कॉपर स्मेल्टिंग कहाँ पे है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड में, मलज खंड कॉपर प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश का, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र का है। अब हम आ जाएंगे बॉक्साइट पर। तो ओडिशा के कलाहांडी और संबलपुर में, बोलांगीर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। कलाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर और कोरापुट में आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है ओडिशा में। झारखंड में लोहरदगा जिले की पाट भूमि, रांची और पलामू में देखने को मिलता है बॉक्साइट। तो लोहरदगा जिला, रांची, पलामू। और गुजरात में भावनगर और जामनगर में बॉक्साइट देखने को मिलता है। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी भी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पठार, दुर्ग सरगुजा जिले से, दुर्ग सरगुजा से आपको अमरकंटक के पठार से बॉक्साइट देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट अगेन और शहडोल से, तो यहाँ से आपको बॉक्साइट उत्पादन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर से बॉक्साइट डिपॉजिट मिलेंगे। तमिलनाडु से पालनी, जावड़ी और शिवराई की पहाड़ियों से बॉक्साइट डिपॉजिट मिलेंगे। और कर्नाटक से बेलगाम और बाबा बूदन पहाड़ियों पर बॉक्साइट देखने को मिलेगा। हमारे एग्जाम में कई बार बॉक्साइट ना देकर के एल्युमिनियम दे देते हैं ऑप्शन में, क्योंकि बॉक्साइट मेन और होता है एल्युमिनियम का।
तो जहाँ जहाँ पर बॉक्साइट लिखा है वो चीज़ें एल्युमिनियम के लिए भी सही हो जाएंगी। तो मैचिंग में अगर बॉक्साइट की जगह एल्युमिनियम दे दें और उसमें बाबा बुदन हिल्स दिया हो तो उसको आप सही मानिएगा, ध्यान रखिएगा। और सोने के बारे में बात करें तो मूल्यवान धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सोना पहने देखा होगा। दूसरों को, अपने घर वालों को और ज़्यादातर स्त्रियों को स्वर्ण बहुत प्रिय होता है, विवाहित स्त्रियों को खास करके। तो धातु सामग्री के संदर्भ में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अधिक भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी पाए जाते हैं भंडार। अभी जमुई में न्यूज़ आई थी, काफ़ी बड़ा भंडार मिला है सोने का जमुई डिस्ट्रिक्ट में। उत्पादन के संदर्भ में कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद झारखंड है। उसके बाद सोने की खदानों के अलावा कुछ मात्रा में सोना नदियों की रेत और बजरी के एक समुच्चय के रूप में पाया जाता है, जिसे प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। हमारे एग्जाम में एक बार आ चुका है कि प्लेसर डिपॉजिट्स में किसके डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, तो स्वर्ण के, यानी सोने के। तो केरल में स्वर्ण रेखा और अन्य नदियों की रेत के से जो है एलुवियल गोल्ड प्राप्त होता है प्लेसर डिपॉजिट्स में से। तो स्वर्ण रेखा, जैसे नाम से पता चल रहा है, स्वर्ण रेखा यानी कि इसकी रेत में सोना पाया जाता है। चांदी के बारे में बात करें तो चांदी के मुख्य अयस्क जो है ये एजेंटीन है, स्टेफनाइट है और पायरागाइराइट है। चांदी अन्य धातुओं जैसे कि तांबा, सीसा और सोना और जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, अलग से नहीं पाए जाते हैं इसके। और तो मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर खदानों से इसका उत्पादन होता है। तो जावर माइंस एकमात्र प्रमुख माइन है भारत में सिल्वर उत्पादन के लिए। कुछ चांदी आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रीजन में और झारखंड से उत्पादित होती हुई देखने को मिलती है, लेकिन ये 90% से भी ऊपर कहाँ उत्पादित होती है, राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर खदानों से। निकल के बारे में बात करें तो प्रकृति में ये मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है, तांबे के साथ में पाया जाता है। तो निकलीफेरस लिमोनाइट के महत्वपूर्ण निक्षेप ओडिशा के जजपुर जिले में देखने को मिलते हैं। झारखंड में सल्फाइड के रूप में ये पाया जाता है। और निकल के अन्य महत्वपूर्ण भंडार कर्नाटक, केरल, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो निकल का 92% जो है कहाँ से आता है, ओडिशा से आता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि 92% करीब निकल भारत में कहाँ से आता है, ओडिशा से। शेष झारखंड, नागालैंड और कर्नाटक में वितरित है। सीसा और जस्ता के बारे में बात करें तो सीसा अपने लचीलापन, कोमलता, भारीपन और खराब ऊष्मा चालकता के कारण इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि गैलिना नामक एक क्यूबिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। गैलिना चूना पत्थर, कैलकेरियस स्लेट और सैंडस्टोन के बीच में कहीं पाया जाता है, कैपिलरीज में, अलग से नहीं। तो जहाँ जहाँ पर सैंडस्टोन या जो है लाइमस्टोन का एक्सट्रैक्शन होता है, वहाँ से आपको ये शीशे का और देखने को मिलता है। जस्ता सीसा और जस्ता युक्त एक मिश्रित अयस्क के रूप में गैलिना और अन्य सल्फाइड अयस्कों के साथ उनकी कैपिलरीज में, उनकी वेन्स में पाया जाता है, यानी उनके बीच। हम लोग कह सकते हैं लेड और जिंक एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। तो जो रीजन लेड के हैं वही जिंक के हैं। तो सीसा और जस्ता यानी कि जिंक लेड के सबसे बड़े संसाधन कहाँ पे उपलब्ध है, राजस्थान में। तो राजस्थान किसके लिए प्रमुख है, सिल्वर के लिए और लेड और जिंक के लिए भी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र इसके संसाधन है। सीसा और जस्ता का लगभग पूरा उत्पादन सिर्फ राजस्थान से आता है हालांकि। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो गई मेटालिक मिनरल्स की। अभी थोड़ा सा मैप में भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको दिखा देंगे। और फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें सबसे प्रमुख कोयले के भंडार हैं, और फिर आपके कुछ अन्य प्रेशियस मिनरल्स हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और कोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह का बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, इसको भी देख लेंगे। अमीका वगैरह कहाँ देखने को मिलता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पिछली क्लास में हमने सब कुछ कवर कर लिया था। इस बार राज्यसभा के सभापति यानी कि प्रेसिडेंट और जो अन्य जो लीडर्स होते हैं राज्यसभा में, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लोकसभा के नियमों के तहत जो लोकसभा के अध्यक्षों का जो पैनल नियुक्त किया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा, यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ये लोकसभा के कुछ अध्यक्षों का एक पैनल नियुक्त किया जाता है। क्योंकि जब भी अध्यक्ष अगर कहीं गए हैं या फिर डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है या फिर नहीं उपस्थित हैं, तो एक पैनल होता है, अधिकतम 10 अध्यक्षों का एक पैनल जो स्पीकर नॉमिनेट करता है, वो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी आपने देखा होगा कई बार ओपोजिशन कहती है कि डिप्टी स्पीकर नहीं नामित किया गया है, तो अध्यक्ष उसमें कहते हैं कि जब एक पूरा अध्यक्षों का पैनल ही है तो अलग से डिप्टी स्पीकर की जरूरत क्या है, ऐसा कई बार तर्क दिया जाता है। तो पैनल के सदस्य अध्यक्षों का एक नया पैनल मनोनीत होने तक पद धारण करते हैं। यदि अध्यक्षों के पैनल में कोई सदस्य मौजूद नहीं होता है तो सदन किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्धारित कर सकता है, यानी कि उसको नॉमिनेट कर सकता है। पैनल के सदस्य सदन की अध्यक्षता तब नहीं कर सकते हैं जब किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो और राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य सदस्य को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पर नामित किया गया हो, तब ये इस पैनल के मेंबर सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। हमारे एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछते हैं कि जो पैनल है क्या इसका जिक्र कह सकते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है तो नहीं किया गया। रूल ऑफ प्रोसीजर में इसका जिक्र है। अधिकतम कितने अध्यक्ष हो सकते हैं एक पैनल में? 10 अध्यक्ष हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते समय, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पीठासीन अधिकारी एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, और उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने पर ही उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद से हटाया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करने लगते हैं, प्रेसिडेंट के रोल में आ जाते हैं प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट, तब वो ये राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाते हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा कौन संभालता है, ये प्रश्न आना चाहिए। तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति संभालते हैं, और उपसभापति भी अगर अनुपस्थित हो तो उनका एक पैनल होता है, वो कामकाज देखता है। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और उनके पैनल के बारे में भी स्टडी कर लेंगे हम लोग। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये अपने आप में एक अजीब बात है, लेकिन ये सच है। सभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके पदेन सभापति होते हैं। सभापति भी आमतौर पर मतदान नहीं कर सकते, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालने का अधिकार इनको होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियाँ होती हैं जो राज्यसभा के सभापति को नहीं मिलती हैं, यानी लोकसभा स्पीकर का पद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से या फिर राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पद से कैसे अलग है। ये 2 कंडीशंस हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली कंडीशन, लोकसभा धन विधेयक पर निर्णय लेते हैं। आर्टिकल 110 के अंतर्गत लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं। सर्टिफिकेट पर उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति को ऐसी कोई पावर नहीं मिली हुई है। ऑब्वियस सी बात है, जब राज्यसभा को ही पावर नहीं है मनी बिल के संदर्भ में ज़्यादा, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है, राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति आहूत करते हैं। इसमें राज्यसभा के सभापति का कोई रोल नहीं होता है ज्वाइंट सिटिंग में। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है उपसभापति को। सभापति के अधीन नहीं बल्कि सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यसभा के उपसभापति। जैसे डिप्टी स्पीकर के केस में होता है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर के अधीन नहीं होते हैं या फिर स्पीकर को रिपोर्ट नहीं करते हैं। डिप्टी स्पीकर डायरेक्टली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 3 में से किसी भी एक स्थिति में उपसभापति का पद खाली हो जाता है। जब राज्यसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं उपसभापति, तो उनका पद खाली मान लिया जाता है। सभापति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित मतलब प्रस्ताव से इनको हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने पर ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल के बारे में बात करें तो राज्यसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है कि इनको मनोनीत किया जाता है। सभापति सदस्यों में से ही उपाध्यक्षों का एक पैनल मनोनीत करते हैं। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी एक सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। जैसे लोकसभा के केस में होता है, वैसे राज्यसभा में भी उपाध्यक्षों का एक पैनल होता है। तो ये है कुल मिला करके। बायोम के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे किसी भी बायोस्फीयर में क्या होता है, सबसे छोटा स्पीशी होता है इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल, फिर उसकी एक पूरी पॉपुलेशन होती है। इंडिविजुअल में क्या होता है कि एक जैसे दिखने वाली स्पीशी होती हैं, कई सारी स्पीशी में होती हैं एक इंडिविजुअल की। फिर पॉपुलेशन होता है, फिर कम्युनिटी होती है जिसमें डिफरेंट स्पीशी होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं अलग अलग जानवरों की। फिर पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम का एक वृहद रूप होता है बायोम, ठीक है। बायोम जिसमें कई सारे एक तरह के इकोसिस्टम होते हैं और कई सारे बायोम को समाहित करता है एक बायोस्फीयर। तो ये यहाँ पे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्की आपको समझना है। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बायोम के बारे में। बायोम के बारे में इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी पूछते हैं आयोग में, तो बायोम यहाँ पे समझ लेते हैं। बायोम क्या है बेसिकली, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। बायोम विशिष्ट पौधों जानवरों के समूहों का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है और उस विशेष पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो यहाँ पर की टर्म क्या समझे आप, जोग्राफिकल एरिया। बायोम इज बेसिकली अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, स्मॉल नहीं, लार्ज जोग्राफिकल एरिया of distinctive plant and animal groups which are adapted to that particular environment। तो एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया जिसमें कुछ पौधे कुछ जानवर होंगे और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के प्रति खुद को अडेप्ट कर चुके होंगे, यानी कि उनका सक्सेशन जो है पूरा हो चुका होगा और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में रह रहे होंगे। तो मोस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर डिफाइंड बाय द डोमिनेंट प्लांट लाइफ, ठीक है। अधिकांश स्थलीय बायोम प्रमुख पौधों के जीवन द्वारा परिभाषित होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल बायोम में ज़्यादातर पौधे आपको देखने को मिलते हैं। Plant life is determined in a part by the climate in region and climate is controlled by many factors including latitude and geography। तो प्लांट लाइफ किसी भी मतलब रीजन में, बायोम के किसी भी रीजन में उसके क्लाइमेट द्वारा निर्धारित होती है।
और क्लाइमेट को बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और जोग्राफिकल लोकेशन। The distribution of biomes is determined by environmental conditions which must be appropriate to support the dominant species. Moisture and temperature are usually the most important environmental influences on the distribution of terrestrial biome. कौन से कंडीशंस बहुत ज़रूरी होते हैं? एक मॉइस्चर और एक टेम्परेचर, जो डिटरमाइन करते हैं कि मतलब ये अलग अलग तरीके के टेरेस्ट्रियल बायोम में कैसा जो है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होगा वहाँ के स्पीशी पे। टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक्वाटिक बायोम होगा तो वो अलग तरीके से गवर्न किया जाता है। प्रमुख स्थलीय बायोम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? प्रमुख स्थलीय बायोम को क्लासिफाई किया गया है टुंड्रा के रूप में, जहाँ पर वृक्ष विहीन मुख्यतः मॉस पाए जाते हैं, लाइकेन और कुछ छोटी घास झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर टाइगा या बोरियल बायोम होता है, वृक्ष 5 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं। बोरियल वन शंकुआकार वृक्ष, पाइन, स्प्रूस, दलदली, मॉस, फर्न पौधे पाए जाते हैं। सुदूर उत्तरी सुदूर दक्षिणी अक्षांश में टाइगा या बोरियल आपको बायोम देखने को मिलता है। शीतोष्ण पर्ण यानी कि वनस्पतियों का एक जटिल स्तर, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये शीतोष्ण पर्ण वाला बायोम होता है। सवाना छोटे घास, झाड़ियां, छोटे वृक्ष, लताएं पाई जाती हैं। शीतोष्ण घास भूमि में घासें पाई जाती हैं। मरुस्थल में नागफनी, छोटी कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, कैक्टस वगैरह। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो बड़े वृक्ष, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदा हरे रहने वाले। धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है क्योंकि ट्री कैनोपी इतनी बड़ी होती है, और लताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। वृक्ष 30 से 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं। भूमध्य रेखीय कर्क और मकर रेखाओं के बीच ये ऐसा बायोम देखने को मिलता है आपको। तो ये बायोम के कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। टुंड्रा टाइगा, शीतोष्ण पर्ण, सवाना शीतोष्ण घास भूमि, मरुस्थल और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, यानी ट्रॉपिकल बायोम, मानसून फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, टाइगा बायोम और टुंड्रा बायोम। ठीक है, तो इनके फीचर्स ये हैं, इसको देखना है एक बार हमको। ट्रॉपिकल बायोम में अगर आप देखें तो लेटराइट सॉइल पाई जाती है और लो न्यूट्रिएंट और फर्टिलिटी होती है सॉइल में। और मॉनसून फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट रिच सॉइल पाई जाती है। डेजर्ट बायोम में सॉइल में मिनरल एलिमेंट पाए जाते हैं और डिकम्पोजर्स की कमी होती है सॉइल में, और ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है। ग्रास लैंड बायोम में, यहाँ पर ग्रास लैंड बायोम लिख लीजिए। ग्रास लैंड बायोम में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट इन सॉइल, ह्यूमस ज़्यादा होता है क्योंकि बायोमास सॉइल मतलब ये घास के फॉर्म में ज़्यादा होता है। और टाइगा बायोम में एसिडिक सॉइल देखने को मिलती है, लैक ऑफ मिनरल्स। और टुंड्रा बायोम में लो न्यूट्रिएंट लेवल, और क्योंकि स्नोई सरफेस होती है, सतह पर बर्फ़ जमी रहती है। तो ये यहाँ पर बायोम के बारे में आपको इतना समझना ज़रूरी है। बायोम के जो फीचर्स हैं, जो डेफिनेशन है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो डे 22 में साइंस सेक्शन से आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये वाला जो सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे शरीर में, भगवान ने क्यों दिया है। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सब्सीक्वेंट वीडियोस में हम आएंगे इस पर डेफिनेटली। तो वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत में जाके जब भी हमारा खाना पूरी तरीके से पच जाता है तो वो न्यूट्रिएंट रिलीज़ होते हैं वहाँ से, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या मैक्रो हो, सीधे सीधे जाके खून में मिक्स हो जाते हैं। और इसके बाद खून अलग अलग अंगों में फ़्लो होके उन अंगों को, उनकी सेल्स को, टिश्यूज़ को सीधे सीधे न्यूट्रिएंट पहुंचा देता है, जिस वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, और हमारा शरीर इस प्रकार से काम करता रहता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो बीमारियां हो जाती हैं, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि चाहे न्यूट्रिएंट्स हों या फिर ऑक्सीजन हो, इन दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है ना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए आरबीसी की ज़रूरत है और वो खून का हिस्सा है, इस वजह से खून ज़रूरी है और खून अलग अलग अंगों तक जाए, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्ट रहने वाले हैं, क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के पीछे। तो ये सिस्टम क्या है, इस बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। अब सीधे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं? तो 2 टाइप के, ओपन और क्लोज्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में नसें और धमनियाँ होती हैं, अभी इन पे आएंगे डिटेल में। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है बिना नसों और धमनियों के। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इसी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जहाँ पे ब्लड वेजल्स, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, नसें, धमनियाँ और कैपिलरी, ये तीनों ही नहीं होती। इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को नलिका विहीन कहा जाता है। इसमें होता यह है कि हार्ट से लेके अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू तक सीधे सीधे ब्लड फ्लो हो जाता है। अब ऐसा हमें
कहाँ देखने को मिलेगा, किन किन जीवों में। तो 2 टाइप के फाइलम आपको ध्यान रखने हैं, एक है आर्थ्रोपोडा और दूसरा है मोलस्का। यहाँ के जितने भी जीव हैं वहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसमें कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी और बिच्छू, इसमें नसें धमनियाँ नहीं होती, सीधे सीधे ब्लड फ्लो हो जाता है। और मोलस्का की बात करें तो स्नेल मतलब घोंघा, दुनिया का सबसे धीमा जीव, इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाएगा। और क्लोज्ड में जितने भी मनुष्य, जानवर जो आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे, डॉग, उसके बाद भैंस, हम लोग, पक्षी, तोता, इन सब में क्लोज्ड पाया जाएगा, यहाँ पे नसें और धमनियाँ होंगी। तो अभी तक हमने समझा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हार्ट के बारे में डिटेल में। थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले चुके हैं पिछले वीडियो में, चैम्बर वाली बातें हम कर चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो जाहिर सी बात है जो फ्लो हो रहा होगा वो आएगा, मतलब खून, रक्त, और जिनकी मदद से फ्लो हो रहा है वो भी आएंगी, ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिनियाँ। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। आर्टरी धमनियाँ, वीन्स मतलब नस या शिराएँ, कैपिलरी मतलब केशिका। इनकी लोकेशन बॉडी में कहाँ कहाँ होती है अभी आएंगे थोड़ी देर में। और जाहिर सी बात है हृदय, सर्कुलेटरी सिस्टम का दिमाग इसको बोला जाता है, और हमारे जीवन की वजह भी इसको कहा जाता है। अगर ये फेल हो गया तो सीधे मृत्यु, और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब चलिए आर्टरी की बात करते हैं। और इससे पहले आप लोग ये सोचें कि अभी जो पॉइंट दिखाए थे हमने वो किधर गए, इस डायग्राम के ऊपर नज़र देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है, हार्ट से। जो कुछ भी होगा हार्ट से होके गुजरेगा, चाहे ब्लड को हार्ट में खुद लेके जाना हो या फिर यहाँ से बाहर निकालना हो, इसके लिए हार्ट का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात अगर चली गई है तो ये समझ लेते हैं कि 2 अलग अलग चीज़ें जो कि हमने अभी देखी, कि एक होता है दिल से बाहर खून पहुंचाना और दूसरा है दिल तक खून पहुंचाना। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं और इनके अलग अलग काम बटे हुए हैं। ये जो दोनों काम हैं ये अलग अलग ऑर्गन करते हैं। सबसे पहले आर्टरी मतलब धमनियाँ, इनका एक फिक्स काम बटा हुआ है। कोई भी धमनी हो उसका एक ही काम होगा, हार्ट से ब्लड को बाहर निकालना और अलग अलग अंगों तक पहुंचाना। तो जो आप इसको ऐसा पाइप समझ सकते हो जो कि दिल से खून निकाल के बाहर फेंकता है, कौन, धमनी। और वहीं दूसरी तरफ वीन मतलब नस या फिर शिराएँ, ये जो होती हैं ये एक ऐसी पाइप होती हैं जो कि दिल तक खून पहुंचाती हैं अलग अलग ऑर्गन से। अब इनका रंग अलग अलग क्यों है, कि जो पाइप दिल से बाहर निकाल रहा है खून को वो लाल क्यों है और जो दिल तक खून पहुंचा रहा है वो नीला क्यों है। इसके पीछे खेल छुपा है ऑक्सीजन का। जी हाँ, जो भी हमारे अलग अलग अंग होंगे उनको हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव नहीं है। और अलग अलग अंग की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन उन्हें मिलता है आरबीसी से, और आरबीसी तो ब्लड का हिस्सा है। इस वजह से खून वहाँ तक जाना ज़रूरी है, लेकिन कौन सा, जिसमें ऑक्सीजन हो वो वाला। और ये खून लेके कौन जाएगा, जो कि दिल से बाहर निकालेगा, मतलब आर्टरी। आर्टरी एक ऐसा पाइप है जो कि दिल से बाहर खून निकालेगा और कहाँ पहुँचाएगा, अलग अलग अंगों तक। और वो खून जैसे यूज़ हो जाएगा, कैसे, उससे ऑक्सीजन निकल जाएगी। वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच चुकी होगी, ऑब्वियसली उन ऑर्गन तक जहाँ वो खून पहुँचाए। जैसे ही वो खून उन ऑर्गन तक पहुँचेगा वो उससे ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और रह जाएगा केवल खून। और ये खून दिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और ये काम करेगा कौन, ये वेन्स मतलब शिराएँ या फिर नसें करेंगी, कि भाई जो भी खून अलग अलग ऑर्गन यूज़ कर चुके हैं ऑक्सीजन निकालने के लिए, तो वो बचा हुआ खून वापस दिल में जाना चाहिए। और ये किसकी मदद से जाएगा, नस की मदद से। ठीक, तो आर्टरी और वीन का जो काम है वो अभी तक आप समझ चुके हैं। अब ये जो पोर्शन है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में उस पॉइंट के ऊपर जब आएंगे तब पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो आर्टरी मतलब धमनियाँ, ये दिल से खून निकाल के ऑक्सीजन वाले खून को अलग अलग अंगों तक पहुंचाती हैं। तो जो प्योर ब्लड है इसमें ऑक्सीजन होते हैं और इसको ऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं। लाल कलर होता है इनका, और ये शरीर के आंतरिक भागों में मौजूद होगी, मतलब हमें बाहर से ये नहीं दिखेंगी। हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ से इसको फील किया जा सकता है, उस जगह के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे कान के पास ये पोर्शन है, इसे कार्टोइड आर्टरी कहते हैं। ये इसी का एग्जाम्पल है कि भले ही आपको बाहर से ना दिखे, आप यहाँ से समझ सकते हो कि आर्टरी जैसी चीज़ है बॉडी में। और इन आर्टरी में ना ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है एकदम।
क्योंकि ये पतले पतले पाइप होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और पतले होने की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स बटे में एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा। तो जो हम बात करते हैं 120/80, तो 120 वो प्रेशर है जो कि आर्टरी द्वारा लगता है, मतलब आर्टरी पे लगता है ब्लड द्वारा, और 80 वो है जो कि नसों की वजह से होता है। तो नसों में एक चीज़ तो है कि वहाँ पे बीपी बहुत कम मिलेगा, और इसकी एक वजह ये भी है कि इतने सारे ऑर्गन को प्योर ब्लड चाहिए, और इसीलिए ब्लड काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है, क्योंकि इसका काम बहुत है अलग अलग ऑर्गन तक जाना और वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाना। तो ये जो हाथ की नसें होती हैं, अभी वीन्स के ऊपर वैसे आएंगे, ये आपको लग रहा होगा कि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा होता है आर्टरी में। तो जो ये हिस्सा है, अब इसके ऊपर आते हैं। तो जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है इसे कहते हैं आओर्टा, इसे महाधमनी बोला जाता है हिंदी में। अब ये जो महाधमनी है ये आगे जाके छोटी छोटी धमनियों में बट जाएगी इस तरीके से। तो जो धमनी होती है वो तो आर्टरी ही है, और आगे जाके धमनी जो है ये भी अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगी। जैसे ये धमनी है, इसके 1 2 3 ये हिस्से बन गए। अब ये देखिए इसके 1 2 3 ये हिस्से बन गए। तो जो अलग अलग धमनी के भी हिस्से होते हैं उसे आर्ट्रियोल यानी लघु धमनी कहा जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ तक का ये आप समझ चुके हो। उसके बाद वीन्स मतलब नस या फिर शिराओं पे आएंगे। तो अपने हाथ पे आप देखिए कलाई में जो हरे या फिर नीले कलर की इस तरीके की होती हैं, यही नसें होती हैं। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था। ये वापस से देखिए, लोगों का क्राइटेरिया होता है कि जिसके हाथ में जितनी ज़्यादा नस दिखेंगी वो उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी मानी जाएगी। अब पता नहीं वो सही है कि गलत है, लेकिन एक फैक्ट तो है कि ये जो होती हैं ये नसें ही होती हैं। अब इनका काम ये है कि अलग अलग अंगों ने जो भी ऑक्सीजन यूज़ किया ब्लड से, तो और उसके बाद उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं बचा, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो उस ब्लड को वापस दिल तक पहुंचाना इन नसों का ही काम होता है। तो कलाई के ऊपर जब भी नस आपको दिखे तुरंत समझ जाना कि ये आपके दिल तक खून पहुंचा रही हैं। ये ब्लू कलर की होती हैं, तभी ब्लू से लिखा हुआ है। और वहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये नसें काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, इनका क्रॉस सेक्शन का एरिया बड़ा होता है, और प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा। अब इसमें ना वॉल्व होते हैं, मतलब कपाट। आप ये देखिए, और क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेशर इतना कम है, ब्लड बहुत धीमे धीमे ऐसे जा रहा है और उसको जाना है इस तरफ। तो जैसे ही ब्लड यहाँ से ऊपर आएगा, ये वॉल्व यानी कि ये जो कपाट है, गेट, ये खुल जाएंगे और ब्लड ऊपर चला जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ रही है और रेस देना आपने बंद कर दिया, तो वो जाहिर है पीछे आएगी। तो वही नस में बहते हुए खून का भी हाल है कि वो धीमे धीमे फ्लो हो रहा है, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पीछे आना शुरू हो जाएगा। तो पीछे वो ना आए, इस वजह से ज़रूरी ये है कि ये गेट बंद रहे, कि जब खून ऐसे आए तो गेट बंद रहे और ऐसे आए तभी खुले। ठीक, तो कपाट का ये काम होता है। क्योंकि अगर ये पीछे आ गया तो अंगों तक पहुंच जाएगा, और अंगों तक अगर बिना ऑक्सीजन का खून गया तो उनको दिक्कत हो जाएगी। इस वाले डायग्राम में यहाँ तक के हिस्से को समझने के बाद अब ये देखते हैं जो ब्लू से चालू हो रहा है और आगे ये जो बटा हुआ है इसे क्या कहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी नस है ये हो गई वीना कावा। एक वीना कावा जो अलग अलग हिस्सों में टूटता है वही होती हैं वीन, मतलब नसें। और एक जो नस है वो भी अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है, जिसे कहते हैं वीन्यूल्स। ये चीज़ है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आर्टरी और वीन जुड़ जाती हैं, तो जिस पॉइंट पे आर्टरी और वीन जुड़ती हैं उसे कैपिलरी कहते हैं। हम लोग कई बार ये नोटिस करते हैं कि थोड़ा सा कहीं फिसल के गिर जाएं तो घिस जाता है और उस जगह से खून आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वहीं पे ही कैपिलरी होती हैं, वो फट जाती हैं, जिस वजह से खून रिलीज़ हो जाता है। बाकी आर्टरी और वीन तो काफ़ी अंदर तक होती हैं, और ये कट जाएँ तो आपको पता ही है, लोग कहते हैं नस काट ली, वही वाली चीज़ हो जाती है। अब ये देखो, इस हिस्से में आपने कभी किसी के ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये छोटी छोटी सी नसें होती हैं एकदम, किसी के दिखती हैं तो किसी के नहीं भी। यही होती हैं कैपिलरी, जहाँ पे आर्टरी और वीन आके जुड़ जाती हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है कि साइंस की कोई भी ब्रांच हो, एक्सेप्शन हर जगह होगा। अभी अभी आर्टरी के केस में हम क्या देख के आए हैं कि उसका काम होता है ऑक्सीजन वाले खून को अलग अलग अंगों तक पहुँचाना। तो अभी तक आप ये समझ रहे होगे कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन वाला खून होता है, तो ज़रूरी नहीं है। ये जो हार्ट है, मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन वाला खून आर्टरी के माध्यम से अलग अलग अंगों तक जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस दिल के पास से ऑक्सीजन वाला खून कहाँ से आया? तो वो फेफड़े से आया। हार्ट जब भी किसी भी अंग को खून भेजेगा तो वो आर्टरी के माध्यम से भेजेगा, ये बात हमेशा सच है, अभी हम बता चुके हैं। लेकिन मान लीजिए किसी नस के माध्यम से खून दिल तक पहुंच गया बिना ऑक्सीजन का,
तो अब ये बताइए, इस बिना ऑक्सीजन वाले खून का दिल क्या करेगा? वो भी किसी ना किसी को भेजेगा, एक ही को भेज सकता है, फेफड़े को। तो यहाँ से भी एक आर्टरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि बिना ऑक्सीजन का खून भेजे फेफड़े को। तो आप समझे कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन वाला खून हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का जो खून है वो दिल के पास पहुँचेगा तो वो कहाँ ले जाएगा? वो फेफड़े को भेजेगा। तो हमें ऐसी आर्टरी चाहिए होगी जो कि फेफड़े तक खून भेज दे, वो भी बिना ऑक्सीजन का। तो एक एक्सेप्शन हमें मिल गया कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, फुसफुस धमनी, जो कि बिना ऑक्सीजन यानी CO2 युक्त रक्त को हार्ट से बाहर लंग्स की तरफ भेज देती है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब ये जो आवर्टा है, AORTA, महाधमनी, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। उसके बाद एक एक्सेप्शन और देखते हैं पल्मोनरी वीन का। पल्मोनरी आर्टरी देख लिया, अब आते हैं पल्मोनरी वीन। हम लोग ये जानते हैं कि जितनी भी नसें होती हैं उनका काम होता है दिल तक खून भेजना, वो भी बिना ऑक्सीजन का। लेकिन जो दिल है इसका भी एक काम और है, अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून भेजना। तो ये बताइए, वो जो हार्ट है ये ऑक्सीजन वाला खून लाया कहाँ से? तो वो फेफड़े से लाया, अभी हम बता चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि फेफड़ा उस दिल को ऑक्सीजन वाला खून भेजेगा कहाँ से? उसको ऐसी नस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ऑक्सीजन वाला खून लेके जाए दिल तक। तो ये जो पल्मोनरी वीन है ये ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती है, जबकि बाकी सारी वीन बिना ऑक्सीजन का लेके जाती है। ठीक, तो पल्मोनरी वीन देख लिया, पल्मोनरी आर्टरी देख लिया। तो ये देखा आपने, पल्मोनरी वीन का एक्सेप्शन है। कैसे है आप समझ चुके हो, क्योंकि वीन जो है बिना ऑक्सीजन का खून लेके जाती हैं दिल तक। लेकिन ये जो फेफड़ा है इससे ऑक्सीजन वाला खून इस दिल तक जाना चाहिए, जो कि जाएगा पल्मोनरी वीन की वजह से। अब कैपिलरी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आर्टरी और वीन को जोड़ दिया जाता है, जुड़ जाती हैं ये। अब इनका काम होता है अलग अलग जगह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, जो कि बाकी नसों का भी है। आर्टरी और वीन के ऊपर डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस हम सभी को पता है कि आर्टरी का जो साइज़ है वो छोटा होगा, नसों का साइज़ जो है ये बड़ा होगा। साइज़ मतलब वही डायमीटर। जितनी भी धमनियाँ हैं ये दिल से खून उठा के बाहर फेंक देती हैं अलग अलग ऑर्गन तक। ये बात हमेशा सच होगी। एक्सेप्शन आएगा खून की वजह से कि कौन सा है, ऑक्सीजन वाला कि बिना ऑक्सीजन वाला। वहीं नसों का काम है अलग अलग अंगों से वापस दिल तक खून पहुंचाना। वीन्स में हमने देखा खून बैक ना आ जाए, इस वजह से कपाट पाए जाते हैं, जबकि आर्टरी में प्रेशर खुद ही इतना ज़्यादा होता है, मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी टाइप का खून बहता है, तो इस वजह से कपाट की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होगा, वीन में कम होगा, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आर्टरी का कलर होता है रेड और शिराओं का पर्पल, मतलब जिस कलर का मेरा ये पेन है, या फिर आप इसे ब्लू भी समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यूपी PCS में अभी तक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन अदर स्टेट PCS में बने हैं और हो सकता है इस बार आ भी जाए। तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन का आंसर करिए। ये स्टेटमेंट 1 है कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन वाला खून होगा क्या, और नसों में बिना ऑक्सीजन का खून हमेशा होगा क्या? बताइए। फिर ऑप्शन आपके सामने हैं और ये सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हो। उसी तरीके से दूसरा देख लीजिए कि आर्टरी का काम हमेशा ये होता है दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाना दिल से निकाल के, जबकि जो वीन्स होती हैं उनका काम होता है दिल तक खून पहुंचाना हमेशा। क्या ये दोनों बातें सही हैं कि गलत हैं? पहचान के बताइए। ये देखिए आप सेम क्वेश्चन हिंदी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हार्ट वाले टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।